बेटा ये जो पोयम है हमारी डोवर बीच, ये जब तुम पढ़ोगे तो ये कुछ कुछ वैसी ही है जैसी हमारी फर्स्ट पोयम थी द डार्कलिंग थ्रश। तो ये वो वाला टाइम चल रहा था जब साइंटिफिक नॉलेज मोमेंटम गेन कर रही है और रिलीजन फेथ जो है वो बैक सीट पे चला गया है, और इसकी वजह से इंसान जो है वो कॉन्फ्यूज्ड है, सर्टेनिटी का एटमॉस्फेयर नहीं है। तो इस पोएम में मैथ्यू एर्नोल्ड इस बात पे फोकस करते हैं कि अगर कोई चीज है जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं तो वो फेथ है, रिलीजन है। और ये पूरी बात कहते समय, क्योंकि पोएम का नाम ही डोवर बीच है बेटा, ये पूरी की पूरी पोएम कहते समय सी इज द मैटाफर, समुद्र जो है वो मैटाफर है, उसी से रिलेटेड सारी बात हुई है। तो एक तरफ इंग्लैंड और एक तरफ फ्रांस, और इंग्लैंड में जो बीच जो है इट इज इन इंग्लैंड, और यहां से वो अपनी वाइफ के साथ घूमने गए हैं और वो खूबसूरत बीच को डिस्क्राइब कर रहे हैं। और उस बीच को डिस्क्राइब करते समय उनका मूड ऑफ भी हो जाएगा, नेचुरल ब्यूटी को डिस्क्राइब करेंगे और फिर फिलॉसफी में चले जाएंगे और फिर मैसेज देंगे हमें। तो ये पूरी पोयम 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है और 3 पार्ट्स में सी इज द सेंट्रल मेटाफोर। और जो समुद्र की बात हो रही है वो बात बेटा, पहले सी विल सिंबलाइज द ब्यूटी ऑफ नेचर, फिर सेकेंड स्टैंजा में सी का सिंबोलिज्म कुछ और है, थर्ड स्टैंजा में सी का सिंबोलिज्म कुछ और है। तो सी इज द सेंट्रल मेटाफोर। अब मूड जो है वो पोएट का खुश है, फिर दुखी हो जाएगा, फिर फिलोसॉफिकल हो जाएगा। तो बेटा ये पोयम भी ड्रामेटिक मोनोलॉग है। दिस पोयम इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। What is the meaning of dramatic monologue? When one person is speaking at a crucial point of his life. पर इस पोयम को कुछ लोग एलिजी टोन है इसकी। एलिजी टोन का मतलब होता है इतनी उदासी है जैसे डेथ हो रही है किसी की। तो डेथ किसकी हो रही है? वो ओल्ड रिलीजन्स, वो ओल्ड फेथ, वो ओल्ड ट्रस्ट, वो खत्म हो गया है। So this poem is a dramatic monologue and the tone of the poem is elegiac, unhappy, sad. पेज नंबर 25 मैं बार बार बोल रही थी बेटा इसको निकाल लो और पेज नंबर 25 पे जो लास्ट पैराग्राफ है उसको फोकस करो। The poem Dover Beach written in 1867 is a dramatic monologue. और इतने एक्सपर्ट हो गए हो तुम लोग ड्रामेटिक मोनोलॉग को समझते समझते, तुमने 10th में भी ड्रामेटिक मोनोलॉग किया है। एंड प्रेजेंट्स द एफेमेरल। बेटा एफेमेरल का मतलब होता है फॉर अ शॉर्ट टाइम। बेटा एफेमेरल ह्यूमन फीलिंग ऑफ सैडनेस, वो उदासी की जो फीलिंग है दैट इज फॉर अ शॉर्ट टाइम, वो दी हुई है थ्रू द इमेज ऑफ द सी। और ये बेटा मेटाफोर है, समुद्र जो यूज हुआ है उसमें वो एज अ सिंबल यूज हुआ है। द पोएट एक्सप्रेसेस हिज व्यू दैट द डेस्पेयर, होपलेसनेस एंड फ्रस्ट्रेशन इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू डिक्लाइन ऑफ रिलीजियस फेथ। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि हमारा रिलीजन जो है वो फेथ, वो ट्रस्ट खत्म होता जा रहा है। द पोएम इज मार्क्ड बाय एन एलिजिएक टोन। एलिजिएक का मतलब क्या होता है बेटा? दैट इज एक्सट्रीमली सैड, जिसको हम बोलते हैं एलिजी है, डेथ ऑफ समथिंग, वो वाली टोन है इस पोएम में। हालांकि तुम आगे आने वाली क्लासेस में बेटा देखोगे कि किस तरीके से हम बहुत सारे अब आंसर्स भी पढ़ेंगे इसके,
पर अभी तो हमें बुक में से इसको ठीक से समझना है क्योंकि एमसीक्यूज आते हैं। तो पेज नंबर 26 निकाल लो। डोवर बीच जो है वो बेटा आप पेन हाथ में रख लो और फिर लिखना शुरू करो। नाउ द सी, अब बेटा आप खुद देख रहे हो इसमें पोएम के जो पार्ट्स हैं वो डिवाइड हो रहे हैं। तो सबसे पहला वाला जो स्टैंजा है वो स्टैंजा बेटा हमें नेचर की ब्यूटी को डिस्क्राइब कर रहा है। तो मैथ्यू आर्नोल्ड अपने वाइफ के साथ गए हैं घूमने के लिए और बेटा वो जो है समुद्र को देख के विंडो में से क्या बोलते हैं वो देखो। तो दैट वाज द प्लेस इज डोवर बीच। वो सच्ची में ही है डोवर बीच इंग्लैंड में। द सी इज काम टू नाइट, नेचुरल ब्यूटी डिस्क्राइब होगी बेटा। द सी का मतलब है द इंग्लिश चैनल। तो जो इंग्लिश चैनल है वो कितनी पीसफुल लग रही है। काम का मतलब हाउ मच पीसफुल इट इज टू नाइट। द टाइड इज फुल, दैट मीन्स वेव्स पूरी फुल हैं। द मून लाइज फेयर अपॉन द स्ट्रेट्स, बेटा द मून इज लुकिंग सो ब्यूटिफुल। अपॉन द स्ट्रेट, बेटा स्ट्रेट का मतलब होता है द वाटर, जैसे बोलते हैं ना द वाटर। और स्ट्रेट का मतलब वैसे तो बेटा जो नैरो पैसेज ऑफ वाटर होता है बिटवीन टू सीज या टू ओशियंस, उसके बीच में जो छोटी सा पानी की पैसेज होता है उसे हम स्ट्रेट बोलते हैं। पर आप तो यहाँ वाटर बॉडी ही समझो, ज्योग्राफी तो हमें लिखनी नहीं है। तो वो कहता है द मून लाइज फेयर, मतलब इतना खूबसूरत लग रहा है ये बेटा मून का रिफ्लेक्शन। अपॉन द स्ट्रेट्स, बेटा अपॉन द वाटर बॉडी, ऑन द फ्रेंच कोस्ट, बेटा कोस्ट मतलब बीच। द लाइट ग्लीम्स, बेटा लाइट ग्लीम्स का मतलब हो गया है द लाइट इज शाइनिंग। तो ये लोग इंग्लैंड वाली साइड पे हैं। तो दूर कहता है देखो वो कितना सुंदर ब्यूटीफुल लग रहा है चांद इस समय और शाइन कर रहा है। एंड इज गॉन, और बेटा गॉन का मतलब फेडेड। द क्लिफ्स ऑफ इंग्लैंड स्टैंड, बेटा क्लिफ का मतलब रॉक्स। और ये रॉक्स जो हमारे बेटा यहाँ पर हैं बीच पर हैं वो किस कदर फेडेड लग रही है। तो वो नेचर की ब्यूटी डिस्क्राइब हो रही है। लुक हाउ द मून इज लुकिंग ब्यूटिफुल, कितना सुंदर लग रहा है मून। वो वहां स्ट्रेट पे चमकता हुआ दूर टुवर्ड्स द फ्रेंच साइड, क्योंकि डोवर बीच इज सिचुएटेड समथिंग लाइक यहाँ पे बेटा इंग्लैंड में है और दूसरी तरफ जो है वो दिखाई दे रहा है हमारा फ्रांस। तो कहता है रॉक्स जो हैं वो इस बीच पे वो फेडेड हैं और दूर जो पानी में रिफ्लेक्शन आ रहा है कितना सुंदर लग रहा है मून। नेचुरल ब्यूटी को डिस्क्राइब कर रहा है। ग्लिमरिंग एंड वास्ट, बेटा ग्लिमरिंग का मतलब शाइनिंग डिमली एंड वास्ट, और बेटा वास्ट का मतलब होता है एनॉर्मस, लार्ज। और बेटा कहने का मतलब ये है द बिग रॉक्स आर सो मच शाइनिंग विद द मूनलाइट आउट इन द ट्रैंक्विल बे। और बेटा बे इज अगेन द वाटर बॉडी जिसकी बात हो रही है। तो कहता है वो पानी देखो कितना ट्रैंक्विल है, पीसफुल है। कम टू द विंडो, और ऐसा लग रहा है अपनी वाइफ को बुला रहा है, कह रहा है वो पीसफुल पानी को देखो। वो जो बड़ी बड़ी स्टोन्स पूरी तरीके से बेदिंग इन द मून लाइट कितने सुंदर लग रहे हैं। इधर आओ विंडो के पास। स्वीट इज द नाइट एयर, बेटा इसका मतलब हाउ प्लेजेंट द नाइट इज, कितनी अच्छी ब्रीज चल रही है। एक्सक्लेमेशन मार्क भी है, इमोशंस भी हैं। सो द फर्स्ट स्टैंजा इज डिस्क्राइबिंग द ब्यूटी ऑफ द नेचर। ओनली फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे, बेटा लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे का मतलब हो गया वाटर राइजिंग फ्रॉम द वेव्स। और ये देखो पानी ऐसे वेव्स आ रही हैं और पानी ऐसे स्प्रे हो रहा है। Where the sea meets the moon blanched land, बेटा blanched का मतलब turned light yellow, और moon का मतलब बेटा by the moonlight। और देखो तो वो पानी कैसे स्प्रे कर रहा है,
कैसे छींटे पड़ रहे हैं पानी के। जब वो बेटा जमीन पे पूरी नहाई हुई चांदनी है, तो द वाटर इज स्प्रिंकलिंग ऑन द लैंड एंड द लैंड इज डिप्ड इन द मूनलाइट। लिसन और सुनो, यू हियर द ग्रेटिंग रोअर। अब बेटा यहां से अभी तक ब्यूटी ऑफ द नेचर डिस्क्राइब हो रही थी, अब पोएट का मूड देखो कैसा टर्न होना शुरू होता है। कहता है क्या तुमने सुना, द ग्रेटिंग रोअर। बेटा ग्रेटिंग का मतलब होता है हार्श साउंड, तो वो जो हार्श आवाज आ रही है, रोअर मतलब साउंड और ग्रेटिंग का मतलब हार्श, ऑफ पेबल्स। और क्या ये हार्श साउंड जो पेबल्स बेटा बना रहे हैं, पेबल्स का मतलब होता है स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन्स, तो पानी के साथ बेटा वो जो छोटे छोटे स्टोन्स आ रहे हैं उसको डिस्क्राइब कर रहा है। कह रहा है उसकी आवाज सुनी तुमने जो हार्श है, विच द वेव्स ड्रॉ बैक एंड फ्लिंग। वो छोटे छोटे पत्थर जो वेव्स के साथ पीछे जाते हैं आवाज करते हुए, और फ्लिंग का मतलब वेव्स के साथ आगे आते हैं, थ्रो हो जाते हैं। एट देयर रिटर्न, जब बेटा देयर मतलब वेव्स लौट के आती हैं। अप द हाई स्ट्रांड, बेटा स्ट्रांड का मतलब शोर, किनारा, सैंडी बीच, तो बेटा स्ट्रांड का मतलब ये सैंडी बीच, ये बेटा जो मिट्टी वाला बीच है। बिगिन एंड सीज, बेटा बिगिन मतलब स्टार्ट, सीज मतलब स्टॉप, एंड देन अगेन बिगिन। बेटा इस लाइन का मतलब है एंडलेस मोशन ऑफ वेव्स, एंडलेस मोशन ऑफ वेव्स। बेटा कहने का मतलब है ये जो साउंड है पेबल्स की, ये कॉन्टिन्यूसली आती है, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली ये पीछे जाते हैं पेबल्स, गोल गोल स्टोन्स वेव्स के साथ, और फिर ये किनारे पे आ जाते हैं। तो ये बेटा हार्श साउंड कॉन्टिन्यूसली आती है समुद्र किनारे, क्योंकि सैंडी शोर है। विथ ट्रेमुलस सेडेंस, बेटा ट्रेमुलस का मतलब होता है ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग। सेडेंस का मतलब लिखो म्यूजिकल साउंड, रिदम, स्लो, और ये आवाज ऐसी लग रही है जैसे ट्रैम्बलिंग म्यूजिक साउंड है। एंड ब्रिंग द इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस इन, मूड चेंज हो गया, देख लो अब आप, तुम खुद ही समझ लो। और ये आवाज जो ग्रेटिंग रोअर थी, ये आते आते ऑटोमेटिकली एक सैडनेस कॉज कर रही है। तो पोएट जो नेचुरल ब्यूटी डिस्क्राइब कर रहा था वो अनहैप्पी हो गया बेटा अब। वाई? बिकॉज ऑफ दैट सैडनेस, बेटा वो जो आवाज आ रही है पत्थरों की उसकी वजह से। द इटर्नल मतलब एवरलास्टिंग, नोट का मतलब साउंड ऑफ सैडनेस इन, और ये साउंड इतनी हार्श है कि ऑटोमेटिकली एक डिप्रेसिंग टोन सुनाई देती है। अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट सेकंड वाला जो है वो देखो स्टैंजा। सोफोक्लेस लॉन्ग एगो, पहले तो लॉन्ग एगो का मतलब 5th सेंचुरी की बात है बेटा। सोफोक्लेस का मतलब ग्रीक ड्रामेटिस्ट, और वो बेटा ट्रेजिक ड्रामास लिखता था। तो पोएट जानते हैं क्या कह रहा है? पोएट कह रहा है कि आज मुझे समझ में आ रहा है ये ग्रीक ड्रामेटिस्ट उदासी वाले ड्रामा क्यों लिखता था, क्योंकि ग्रीस के पास भी समुद्र है और समुद्र में ऐसी ही सैड टोन आवाज सुनाई देती है जैसी आज मुझे सुनाई दे रही है। तो ये ग्रीक ड्रामेटिस्ट वही उदासी वाली आवाज सुनता होगा, इसलिए सारे ड्रामास ट्रेजेडी वाले लिखे हैं, जैसा मैं आज ट्रेजिक फील कर रहा हूं। तो ही इज अंडरस्टैंडिंग द कॉज कि ये ग्रीक ड्रामेटिस्ट सिर्फ ट्रेजिक ड्रामास क्यों लिखता था। सोफोक्लेस लॉन्ग एगो हर्ड इट, इट का मतलब सैड साउंड, ऑन द
एगियन, बेटा एगियन का मतलब द सी बिटवीन ग्रीस एंड टर्की। तो ग्रीस में रहने वाला वो जो ड्रामेटिस्ट था वो बेटा एगियन का मतलब ग्रीस और टर्की के बीच वाला जो समुद्र है उसमें यही सैंड साउंड सुनता था। एंड इट ब्रॉट इनटू हिज माइंड, और इट का मतलब ये आवाज उस ग्रीक ड्रामेटिस्ट के मन में लेके आती थी द टर्बिड एब एंड फ्लो। बेटा टर्बिड का मतलब मडी, कॉन्फ्यूज्ड, एब एंड फ्लो का मतलब हाई एंड लॉन्ग टाइड, हाई एंड लॉन्ग टाइड। और ये बेटा ऊंची वेव्स और छोटी वाली वेव्स उसके दिमाग में ऑटोमेटिकली लाती थी ऑफ ह्यूमन मिजरी, बेटा ह्यूमन सफरिंग। और ये आवाज सुन के उसको रिकॉल होता था ह्यूमन सफरिंग। एल्यूशन यूज हुआ है बेटा। एल्यूशन का मतलब हम किसी और की बात यहां पर कर रहे हैं। तो सोफोक्लेस जो है वो कैसे ड्रामास लिखता था, ये एल्यूजन है, उसका रेफरेंस बेटा ग्रीक ड्रामेटिस्ट का इस पोएम में दिया है मैथ्यू आर्नोल्ड ने। और वो कह रहा है वो ट्रेजिक ड्रामास इसलिए लिखता था क्योंकि लगातार जो सी है ग्रीस और टर्की के बीच में उसकी आवाज वो बेटा ह्यूमन सफरिंग के थॉट्स उसके दिमाग में लाती होगी। फाइंड ऑल्सो इन द साउंड अ थॉट, और बेटा ये वेव्स की आवाजें सुन के उसके दिमाग में थॉट आया होगा, हियरिंग इट बाय दिस डिस्टेंट नॉर्दर्न सी, जो मैं बेटा यहाँ इतनी दूर इस नॉर्दर्न सी पे, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट पे रहते हुए महसूस कर सकता हूँ वो समुद्र की आवाज, तो बेटा वही आवाज वो भी तो सुनता होगा ग्रीस में, इसीलिए वो इतने सफरिंग वाले ड्रामास लिखता था। Now the next stanza of the poem, page 26. अब देखो sea का मेटाफॉर चेंज हो गया, the sea of faith। अभी तक वो समुद्र सुंदर था, वो समुद्र की वेव सैडनेस वाली साउंड लेके आ रही थी। अब बेटा पोएट इतना 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 सुंदर कंपैरिजन करता है, जैसे कोई वुमन अपने कमर पर वो बेटा वो पहन लेती है कमरबंद, वो ऑर्नामेंट पहन लेती है, वैसे ही ये पूरी दुनिया चारों तरफ रिलीजन, फेथ ऑफ गॉड से बेटा सराउंडेड थी। अब ये फेथ खत्म हो रहा है लोगों का। अब क्या हो रहा है, अब हम साइंटिफिक नॉलेज और टेक्नोलॉजी में बिलीव कर रहे हैं और ये फेथ जो है खत्म हो रहा है, इसीलिए ये सफरिंग हो रही है, इसीलिए हम कंफ्यूज्ड हैं। पोएट ये बताना चाहता है, अब सुनो जरा। द सी ऑफ फेथ मेटाफॉर यूज हुआ है बेटा इसमें, समुद्र पानी का नहीं है, समुद्र फेथ का है बेटा। वॉज वंस, ये फेथ गॉड में, रिलीजन में, ये एक जमाने में इतना 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 बड़ा था, पूरी दुनिया को जैसे समुद्र ने घेर रखा है वैसे फेथ ऑफ रिलीजन हर जगह था। Two at the full, and round earth's shore lay like the folds of a bright girdle। बेटा girdle का मतलब होता है ornament for the waist। वेस्ट मतलब कमर, कमर पे जो हम कमर बंद पहनते हैं, ऑर्नामेंट पहनते हैं, वो कितना सुंदर लगता है। ऐसे ही पूरी दुनिया को रिलीजन ने, गॉड के फेथ ने बेटा ऐसे कवर कर रखा था, ऐसे सराउंड कर रखा था। फर्ल्ड, और बेटा फर्ल्ड का मतलब होता है मूव्ड। बट नाउ, पर अब तो साइंटिफिक एज आ गई है, बट नाउ आई ओनली हियर इट्स मेलनकली। पर आज ये साउंड ऑफ सी, फेथ ऑफ और रिलीजन, बेटा ये आवाज मेलनकली हो गई है। मेलनकली का मतलब हो गया बेटा सैड, अनहैप्पी आवाज सुनाई देती है। अब फेथ खत्म, अब रिलीजन खत्म, इसीलिए अब आवाज जो है बेटा समुद्र की वो उदासी वाली है। लॉन्ग विड्रॉइंग रोअर, और बेटा ऐसा लगता है जैसे ये सी ऑफ फेथ इज विड्रॉइंग, विड्रॉइंग मतलब गोइंग बैक,
और रोअर तो बेटा है ही हार्श साउंड। रिट्रीटिंग का मतलब बेटा रिसीडिंग फ्रॉम अ पोजिशन, गोइंग बैक फ्रॉम अ पोजिशन टू द ब्रेथ ऑफ द नाइट विंड। और बेटा इस समय चारों तरफ अंधेरा हो गया है, नाइट विंड। और बेटा अंधेरे का मतलब है द पीपल आर कॉन्फ्यूज्ड। अब वो दिन का उजाला, वो फेथ का उजाला नहीं है, अब वो समुद्र पीछे जा रहा है और चारों तरफ अंधेरा है। डाउन द वास्ट एजेस ड्रेरर। और बेटा रात के समय ये जो वास्ट एजेस हैं, एजेस का मतलब कॉर्नर्स हैं बेटा, ड्रेरर का मतलब फ्राइटनिंग, डरावने लगते हैं। नाउ अर्थ लुक्स लाइक अ प्लेस विच इज फ्राइटनिंग। दिस बीच इज लुकिंग फ्राइटनिंग, क्योंकि बेटा सी ऑफ फेथ इज गोइंग बैक एंड नेकेड शिंगल्स ऑफ द वर्ल्ड। बहुत सुंदर बेटा, शिंगल्स का मतलब होता है स्मॉल स्टोन्स, और बेटा कहने का मतलब नेकेड शिंगल्स ऑफ द वर्ल्ड का मतलब कंफ्यूजन्स, अनसर्टेनिटीज दिखाई दे रही हैं हर तरफ। मैं इस पूरे स्टैंजा को अगर 2 लाइन में समझाऊं तो कहने का मतलब ये है, when the faith in God was all over the world, it was looking so beautiful, जैसे बेटा एक ऑर्नामेंट होता है। पर आज वो फेथ जो है वो रिसीडिंग, गोइंग बैक, और जब पानी की लहरें पीछे जाती हैं तो बेटा नीचे वो पत्थर दिखाई देते हैं। वैसे ही ये फेथ जो गॉड का खत्म हो रहा है, तो अब भयानक, फ्राइटनिंग, टेरेबल अनसर्टेनिटीज, कंफ्यूजन्स, डार्कनेस दिखाई दे रही है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अब परेशानियां ही परेशानियां रह गई हैं। वो फेथ ऑफ रिलीजन तो चला गया। अब साइंस नॉलेज आने की वजह से हर जगह जो है वो प्रॉब्लम्स ज्यादा दिखाई दे रही हैं, जैसे ये नेकेड शिंगल्स दिखाई दे रहे हैं, पत्थर दिखाई दे रहे हैं। बेटा लास्ट स्टैंजा इट इज गिविंग अस द मैसेज। इस वाले स्टैंजा में मैसेज दिया जा रहा है, आहा लव लेट अस बी ट्रू। और इस डार्कनेस में बेटा, इस कंफ्यूजन में, इस अनसर्टेनिटी के एटमॉस्फेयर में वो अपनी बिलव्ड से कह रहा है, लव लेट अस बी ट्रू, वन थिंग इज देयर, कम से कम हम एक दूसरे के साथ ट्रुथफुल और लवफुल रहें, दैट इज द ओनली मैसेज। इस अनसर्टेनिटी में सिर्फ एक ही मैसेज है, दैट वी शुड बी लवफुल एंड ट्रुथफुल टू वन अनदर। आहा लव लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर फॉर द वर्ल्ड। बेटा यहाँ फॉर का मतलब है बिकॉज, बिकॉज द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम्स। बेटा लैंड ऑफ ड्रीम्स का मतलब इन रियलिटी इट इज डार्क, क्योंकि इस समय अंधेरा है, हमें नहीं मालूम दैट व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज अनरियल। वी जस्ट कैन नॉट ट्रस्ट एनीथिंग, इट इज डार्कनेस। जो इस अंधेरे में सही लग रहा है वो शायद सही नहीं है। मैम कौन सा अंधेरा हो गया, रात का अंधेरा? रात का अंधेरा नहीं बेटा, ये जो इस समय हमें ट्रस्ट नहीं है कि सही क्या है, साइंस और रिलीजन, कंफ्यूजन्स है, अनसर्टेनिटीज हैं। ऐसे में अगर एक चीज है जिसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं वो है लव एंड ट्रूथ। बेटा इस लाइन का मतलब टू लाई बिफोर अस, जो हमें सामने दिखाई दे रहा है वो लैंड ऑफ ड्रीम्स है। बेटा इसका मतलब द वर्ल्ड अपीयर्स टू बी ब्यूटिफुल बट इन रियलिटी इट इज नॉट ब्यूटिफुल बिकॉज इट इज अनरियल। अभी कोई चीज क्लियर नहीं है। सो वेरियस, बेटा वेरियस का मतलब वेराइटी, इतनी अलग अलग चीजें आपको दिखाई देंगी। सो ब्यूटिफुल, सो न्यू, हैथ रियली, पर सच में अगर देखोगे तो इस अंधेरे में बेटा नीदर जॉय नॉर लव नॉर लाइट, कुछ भी नहीं है। तो जो चीज अंधेरे में अच्छी लग रही है, अंधेरा कौन सा, यहाँ पे जो बेटा क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि एक एज से दूसरे एज में हम आ रहे हैं। नॉर सर्टिट्यूड का मतलब नॉर सर्टेनिटी, नॉर पीस नॉर हेल्प फॉर पेन।
और बेटा ना तो पीस है ना पेन है। देखो मैं अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं एक बहुत ब्यूटीफुल तुम्हें एग्जांपल दे रही हूँ बेटा। जैसे आप इस चीज को ऐसे समझो, जैसे बेटा जब लॉकडाउन खत्म हुआ और लॉकडाउन खत्म होने के बाद हम लोगों को एक टाइम मिला कि हम बाहर जा सकें, और जब हम बाहर जा रहे थे, घूम रहे थे, उस समय सर्टेनिटी नहीं थी, पर वो बाहर जाना, सबसे मिलना अच्छा लग रहा था, but that was not the real peace and joy। फिर आई ना सेकेंड वेव, तो बेटा सेम लाइन यहां लिखी हुई है, ये टाइम अभी कंफ्यूजन का है, अनसर्टेनिटी का है, डार्कनेस का है, क्लैरिटी नहीं है, तो जो चीज अच्छी लग रही है वो शायद अच्छी भी नहीं है। तो इस समय हमें सिर्फ एक ही चीज पे यकीन करना है, लव फॉर वन अनदर एंड ट्रूथ फॉर वन अनदर। एंड वी आर हियर एज ऑन अ डार्कलिंग प्लेन, और इस समय हम डार्क बेटा जमीन पे खड़े हैं, डार्क एटमॉस्फेयर में खड़े हुए हैं, स्वेप्ट विथ कंफ्यूज्ड अलार्म्स ऑफ स्ट्रगल एंड फ्लाइट। और बेटा अलार्म्स का मतलब साउंड ऑफ डेंजर, एंड दिस टाइम इज ऑफ डेंजर, दिस टाइम इज ऑफ कंफ्यूजन। और बेटा ये है, या तो स्ट्रगल करो या फ्लाइट का है, भाग जाने का है, बिकॉज वी डोंट नो वेयर टू गो, वे आर इग्नोरेंट आर्मीज। और बेटा ये वो टाइम है जब हम और आप इग्नोरेंट हैं। इग्नोरेंट उसको बोलते हैं व्हेन वी हैव नो नॉलेज। बेटा क्लैश का मतलब होता है फाइटिंग बाय नाइट, और अंधेरे में लड़ रहे हैं, हमें रास्ता नहीं पता कि क्या करना है। फिर मैं वो सुंदर वाला एग्जाम्पल दे दूंगी कि जब कोविड आया था, अंधेरा था, हमें मालूम नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, so we were doing just everything what we could have done। Similarly, the poet is saying this is the time when we really don't know what exactly has to be done, because this is the time when one age is going and another age is coming, and it is the best time to be quiet, to watch, to be loveful, and not to clash with one another। ये एक सजेशन दे रहा है बेटा, और पूरे के पूरे पोएम में सी जो है वो सेंट्रल मेटाफॉर है। बाकी बेटा इसके सारे डाउट्स जैसे जैसे हम नोट्स पढ़ेंगे वैसे वैसे खत्म होते जाएंगे, उसके बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव्स भी करेंगे। सो